अच्छा, लिम्फोमास ना बहुत आसान है। देखो, लिम्फोमा से बस ये याद रखना कि हमारे पास लिम्फ नोड की कोई मेलिग्नेंसी है, राइट। तो हमारे पास इसमें तो ये याद रखना कि दो टाइप्स होती है, नॉन हॉजकिन और हॉजकिन। अब छोड़ो क्या होता है नॉन हॉजकिन, बस याद रखना कि हॉजकिन में हमारे पास एक जो चीज़ याद रखना वो ये है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स पॉजिटिव होते हैं, जिनका आउल आइड अपीयरेंस होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव होंगे हॉजकिन लिम्फोमा में, ठीक है। उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि दे नॉट हाई यील्ड, मगर नॉन हॉजकिन की ज़्यादा कॉमन है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें स्टर्नबर्ग सेल्स नेगेटिव होते हैं, इसमें नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, डिफरेंसेस हम पे देख लेंगे ताकि समझ आ जाए। अब जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बर्किट लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, फॉलिकुलर मेंटल सेल। ये बहुत अच्छा चार्ट है मगर इसमें से सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो करवा रही हूँ। इसमें याद रखना है कि हमारे पास दो हाई ग्रेड होते हैं। मैंने क्या किया, अच्छा, हमारे पास दो हाई ग्रेड लिम्फोमास होते हैं इसमें, ठीक है। एक हमारे पास होता है बर्किट और एक डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। इन दोनों को हम कहते हैं हाई ग्रेड, ठीक है। अब इसमें इसलिए हो क्या होता है, बर्किट की भी बात करते हैं, ठीक है। बर्किट में याद रखना कि हमारे पास इट्स अ वेरी एग्रेसिव लिम्फोमा, ठीक है, जो कि हमारे पास ज़्यादातर एडोलेसेंस और यंग चिल्ड्रन को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास इसमें तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स याद रखना क्योंकि टाइप्स इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक जो होती है ना, एंडेमिक याद रखना कि हमारे पास ये कहाँ पे एंडेमिक के नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर मलेरिया है, ठीक है। तो याद रखना मलेरिया एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक टाइप मतलब कि मलेरिया एंडेमिक टाइप, ठीक है, जहाँ पर मलेरिया एंडेमिक है वहाँ पर हमारे पास बेसिकली होता है एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। दिस इज एसोसिएटेड विद ईबीवी, ठीक है। ई से एंडेमिक, ई से ईबीवी, ठीक है। और हमारे पास बताती हूँ तीसरा ई से क्या होता है। इससे हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि मोर प्रेवलेंट इन एरियाज में मलेरिया इज़ ज़्यादा, क्योंकि मलेरिया जो है रेजिस्टेंस को कम कर रहा होता है टू ईबीवी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास ईबीवी रेजिस्टेंस को कम कर रहा होगा तो ईबीवी ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास ज़्यादा चांस होगा बर्किट लिम्फोमा का। और ये हमारे पास ज़्यादातर क्या इफेक्ट करता है, मैक्सिलर और मैंडिबल को, मतलब कि जॉज में, जहाँ पर भी हमारे पास जॉ की इन्वॉल्वमेंट होगी वो बर्किट लिम्फोमा होगा, ठीक है। तो तीन ई से याद रखना, एंडेमिक, ईवीवी और ईटिंग मतलब कि हमारे पास जॉज इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बर्किट लिम्फोमा। इसमें याद रखना कौन सी जीन है, BRCA, मतलब कि BRCA, ठीक है। तो BRCA लिम्फोमा, ठीक है। तो इसमें याद रखना T8 to 14, बेसिकली सिर्फ 8 याद तो काफ़ी है, तो 8-14 हम याद रखना, और वो सी मिक म्यूटेशन है, ठीक है। तो याद रखना कि देखो सी लुक्स समवट लाइक 8, ठीक है। तो सी को ऐसे करके 8 बना दो बस, ठीक है। तो हमारे पास BRCA 8 सी मिक म्यूटेशन, ठीक है। और वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसको गोला मारो, ज़्यादा जरूरत नहीं है। स्पोरेडिक इज नॉट दैट कॉमन, दिस इज मोर इन चिल्ड्रन। और ज़्यादा हमारे पास एब्डोमिनल पेल्विस को इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वहाँ मैसेज फील होते हैं, ठीक है। और जो इम्यून डिफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली HIV पेशेंट्स में ज़्यादा होंगे, ठीक है। सारी बात ये लिखी हुई, यू कैन रीड दिस चार्ट यहाँ पर, ठीक है। बस एक बात याद लिखनी है कि स्टारी स्काई अपीयरेंस होता है बर्किट लिम्फोमा में, ठीक है। बाकी टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस वगैरह इतना नहीं पता था, बस स्टारी स्काई अपीयरेंस, ठीक है। तो इफ़ वी नैरो डाउन, क्योंकि दिस इज़ वेरी हाई यील्ड बर्किट लिम्फोमा, तो बर्किट्स में याद रखना हमारे पास तीन बातें लिखी हैं। एक तो बात ये कि हमारे पास एंडेमिक जो टाइप होती है उसमें हमारे पास ज़्यादा एसोसिएटेड होती है EBV, इज एसोसिएटेड विद मलेरिया, क्योंकि वहाँ पर मलेरिया रीजन में ज़्यादा रिस्क होता है EBV का। इज एसोसिएटेड विद ईटिंग, यानी कि हमारे पास जॉ ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बस एक बात, हाँ इसमें नहीं था, ठीक है। तो एक हमने बात कर ली कि एंडेमिक होता है, दूसरी हमने बात कर ली कि वो बर्किट लिम्फोमा सी मिक म्यूटेशन की वजह से हो रहा होता है, जो कि T8-14 है। क्यों है T8-14, क्योंकि BRCA है, ठीक है। और तीसरी ने बात कर ली कि इसमें स्टार स्काई अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है और इतना ही काफ़ी है इसके लिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। हम ज़्यादातर ना वैसे हम दोनों की बातें करेंगे तो डोंट गेट टू ओवरवेल्म्ड, हम सारी बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आके दूसरा जो टाइप है वो है जी क्या कहते हैं, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की बड़ी अजीब स्टोरी है, वैसे इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस याद रखना कि BCL2 और BCL6 जो है म्यूटेशन, ये याद रखना, ठीक है। और ये ज़्यादा हमारे पास मोस्ट कॉमन है, बस ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इन एडल्ट्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यही टेस्ट में पूछा जाता है, मगर इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि BCL2 और BCL6 म्यूटेशन होती है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास हाई ग्रेड होता है, एग्रेसिव होता है, और हमारे पास मोस्ट कॉमन लिम्फोमा एडल्ट में होता है BCL2 BCL6 म्यूटेशन के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ बर्किट और DCL BCL जो कि डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा जो है वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों हाई ग्रेड हैं। आर जॉब रेजिमेंट, ठीक है। आर जॉब रेजिमेंट में बस याद रखना कि रिटुक्सिमैब, साइक्लोफॉस्फेमाइड, हाइड्रोक्सी, जो भी अगर याद आ जाएगा, बस हाइड्रोक्सी भी काफ़ी है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम में यहाँ लिखा हुआ है ऑनकोविन, मगर विनक्रिस्टीन ड्रग का नाम है, ठीक है। विनक्रिस्टीन और प्रेडनिजोलोन, ठीक है। तो पहले और आखिर याद रह जाएगा ना कि आर्ट चॉप में जो पहला रिटुक्सिमैब है और प्रेडनिजोलोन है, बीच में साइक्लोफॉस्फेमाइड, हाइड्रोक्सी याद रखना, ऑनकोविन याद रखना, ठीक है। तो किसी तरह बस इनको याद रखना कि साइक्लोफॉस्फेमाइड, रिटुक्सिमैब, प्रेडनिजोलोन, हाइड्रोक्सी समथिंग समथिंग और ऑनकोविन, ठीक है, या विनक्रिस्टीन जो याद रहता है। तो ये आर्ट चॉप रेजिमेंट होती है फॉर दीज टू, ठीक है। और ये दोनों ज़्यादा, ये हमारे पास ज़्यादा एडल्ट में होता है, जबकि हमारे पास ज़्यादा चिल्ड्रन और एडोलेसेंस में होता है।
फिर हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा आ जाता है, एफ से याद रखना फॉलिकुलर, एफ से याद रखना 14, ठीक है। तो 14 to 18 ट्रांसलोकेशन हो रही होती है इसमें, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा क्या हो रहा होता है, बस याद रखना कि हमारे पास इंडोलेंट कोर्स होता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग, लिम्फेडेनोपैथी होती है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो हमारे पास याद रखना कि इसमें एक तो ये याद रखना कि एफ से 14, ठीक है, फॉलिकुलर से 14 याद रखना, ठीक है। दूसरा याद रखना कि इसमें सेंट्रोसाइट सेंट्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसाइट सेंट्रोब्लास्ट सेल्स जहाँ पर होंगे वो फॉलिकुलर होगा, और फॉलिकुलर में हमारे पास 14 F14 18 म्यूटेशन होगी, ठीक है। हमने सिर्फ पहला वाला लेटर मोस्टली याद रखना है, ठीक है। तो उसमें भी देखो हमने पहले 8 को 8 से याद रखा, ठीक है। यहाँ पर हमने BCL2 BCL6 वैसे याद कर लिया, फॉलिकुलर में F से हमने 14 याद कर लिया, ठीक है। मेंटल और मार्जिनल का मैं बताती हूँ। इसमें ना थोड़ा सा इस तरह से होता है कि जब लिम्फोमा फॉर्म हो रहा होता है ना, तो हमारे पास एक मार्जिनल जोन होता है, एक मेंटल जोन होता है, ठीक है। दिस इज द मार्जिनल जोन, दिस इज द मेंटल जोन, ठीक है। अब इसे याद है कि मार्जिनल जोन की सबसे साइड पे है ना, तो वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास मेंटल जोन है, ठीक है। और ये हमारे पास मार्जिनल जोन है, ठीक है। मार्जिनल याद है कि हमारे पास क्योंकि वो ज़्यादा पेरिफेरी में है ना, तो ये दिस इज मोर कॉमन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वो ज़्यादा हमारे पास आउटर लेयर को अफेक्ट करेगी, जो कि मार्जिनल जोन है, ठीक है। तो मार्जिनल से याद है कि हमारे पास मार्जिनल जोन लिम्फोमा इज मोस्टली ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिकली जो चल रही होती है। और मेंटल में हमारे पास कोई और वजह होती है, जो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। मेंटल में हमारे पास बेसिकली 11-14 होती है म्यूटेशन, ठीक है। और हमारे पास वेरी एग्रेसिव होता है, इसमें ज़्यादा बताया नहीं, तब बस आता है कि ज़्यादा एग्रेसिव होता है और ज़्यादा मेल्स में होता है, ठीक है। तो हमारे पास 11-14 डिस्लोकेशन, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मार्जिनल जोन लिम्फोमा इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस तरह की हो सकती है, तो ऑटोइम्यून हो सकती है, या फिर हमारे पास गैस्ट्राइटिस में हो सकती है क्रॉनिक, ठीक है। तो ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या फिर कोई ऑटोइम्यून जगह है, तो ऑटोइम्यून में हमारे पास शोग्रान्स और हाशिमोटो सोचना है, और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में ऑब्वियसली एच पाइलोराई सोचना है, ठीक है। एच पाई की बड़ी मज़े की स्टोरी इसमें कि एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस जो हमारे पास लिम्फोमा करवाता है ना, मार्जिनल जोन लिम्फोमा, उसको कहते हैं माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। जो माल्ट लिम्फोमा होता है ना, अगर हम एच पाइलोराई की ट्रीटमेंट देंगे ना, तो माल्ट लिम्फोमा रिग्रेस कर जाएगा, समझें। मतलब कि कोई एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस काफ़ी अर्से से चल रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास जो मार्जिनल जोन है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होकर लिम्फोमा बन चुकी है, ठीक है। जैसे ही ट्रीट होगा, मार्जिनल जोन की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, हमारे पास मार्जिनल जोन लिम्फोमा खत्म हो जाएगा, माल्ट लिम्फोमा उसको कहते हैं, और ये खत्म हो जाएगा। माल्ट बेसिकली जो हमारे पास इंटेस्टिनल जो नज़र आते हैं लिम्फ नोड उसको कहते हैं, उसको ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। माल्ट लिम्फोमा रिग्रेस कर जाएगा, दैट्स एसोसिएटेड विद एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस। मगर शोग्रान्स हाशिमोटोस की ऑटोइम्यून है, तो ये हमारे पास रिग्रेस नहीं करते, ठीक है। और ये मार्जिनल जोन हमारे पास 11-18 के साथ है, ठीक है। तो मेंटल और मार्जिनल को याद रखना कि दोनों में 11-11 है, इसमें 14 उसमें 18 है, ठीक है। प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा EBV रिलेटेड होता है। याद रखना कि हमने EBV में दो चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे पास अगर रिंग इन्हांसिंग लीजन जो है वो हमारे पास सॉलिटरी है, एक है, या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल है तो हमने कहा था टॉक्सो होगा, और अगर हमने कहा था एक है तो हमने कहा था ब्रेन लिम्फोमा होगा। तो ये वही लिम्फोमा की बात हो रही है, प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा कि जो हमारे पास EBV रिलेटेड है, सॉरी नॉट EBV, मैंने HIV बोलना था। HIV रिलेटेड हमारे पास सॉलिटरी होंगी, या फिर हमारे पास मल्टीपल होंगी। जो मल्टीपल होंगी वो हमारे पास टॉक्स होंगी, और जो हमारे पास सॉलिटरी होंगी वो हमारे पास ये होंगी लिम्फोमा की होंगी, ठीक है। मगर ज़्यादा हमारे पास वैसे EBV के साथ एसोसिएशन होती है एप्सिन बार वायरस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एज डिफाइनिंग इलनेस होगी। कोई प्रीवियसली बता रहे होंगे कि हमारे पास CD4 पॉजिटिव पेशेंट था पहले, और उसकी ये CD4 काउंट बता रहे होंगे, ठीक है। साथ में हमारे पास कोई वेरिएबल इन्फो आ सकती है। देखो इसमें हमारे पास सिंगल रिंग एनहांसिंग लीजन होगी, ठीक है। MRI भी और होती है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में आती है, क्योंकि हमारे पास डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्लाज्मोसिस CSF एनालिसिस भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास MRI पे भी इसमें मल्टीपल आती हैं, ठीक है। मगर इनकी जो प्रेजेंटेशन है दैट्स वेरी फेमिलियर, तो उसको देखते रहना। फिर हमारे पास जो T सेल, ये हमारे पास सारे B सेल लिम्फोमा से बात हुई, ठीक है। T सेल लिम्फोमा है ना, उसमें बस दो बात याद रखना कि हमारे पास एडल्ट T सेल लिम्फोमा जो है ना, वो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है ऑफ मेच्योर CD4 T सेल्स, ठीक है। तो अगर मेच्योर एडल्ट लिम्फोमा, क्योंकि मेच्योर CD4 T सेल्स के तो ज़्यादा हमारे पास एसोसिएटेड होगा विद HTLV1 या फिर IV ड्रग अब्यूज़, और इसमें ये सारी लैब वैल्यूज याद रखना कि ये सारा कुछ होता है। LDH ज़्यादा हो रहा होता है, हाइपरकैल्सीमिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगली और लिम्फोडेनोपैथी, ये तो एग्जामिनेशन है और ये तो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। LDH ज़्यादा हो रहा होगा, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होगा, और हेपेटोस्प्लीनोमेगली और लिम्फोडेनोपैथी हो रही होगी, ठीक है। अगैन HTLV1 एसोसिएटेड विद IV ड्रग अब्यूज़, ठीक है। T सेल इन टोक्यो, क्योंकि जापान में ज़्यादा कॉमन होता है, लिटिक बोन लीशंस की वजह से हाइपरकैल्सीमिया और होता है, ठीक है। और ये हमारे पास लिम्फोडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगली और LDH ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास माइकोसिस फंगोइडिस और सिज़ेरी सिंड्रोम आ जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो T सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास अगर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होना शुरू होना इन द स्किन, ठीक है। अगर हमारे पास सिर्फ एपिडर्मल स्किन के अंदर न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होना शुरू होता है T सेल्स के, तो उसे कहते हैं माइकोसिस फंगोइडिस। इसमें सिर्फ स्किन मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास पैचेस प्लैग्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास CD4 सेल्स होते हैं, वो सेरिब्रल फॉर्म न्यूक्लियर बना रहे होते हैं। देखो
हमारे पास टी सेल्स के साथ CD4 पॉजिटिव होता है ना, तो अगर हमारे पास CD4 सेल्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास सेरेब्रिफॉर्म न्यूक्लिया है ना, मतलब कि स्पेसिफिक शेप के न्यूक्लिया होते हैं। ये जब सेरेब्रिफॉर्म न्यूक्लिया आपस में एग्रीगेट करते हैं ना, तो ये हमारे पास बनाते हैं जिसे कहते हैं पोर्ट्रियर माइक्रोएब्सिस। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे पास टी सेल क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा हुआ, जिसके अंदर कौन से सेल्स थे, एटिपिकल CD4 सेल्स। ठीक है, एटिपिकल CD4+ सेल्स थे। ठीक है, ये एटिपिकल CD4 सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर हमारे पास एटिपिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास सेरेब्रिफॉर्म न्यूक्लिया होता है। ठीक है, सेरेब्रिफॉर्म न्यूक्लिया क्या करवाता है हमारे पास, ये जब एग्रीगेट करता है तो क्या फॉर्म करता है हमारे पास, पॉलीफॉर्म माइक्रोएब्सिस। सब याद रखने की जरूरत नहीं, बताते हैं कि माइकोइडिस फंगस के साथ क्या होता है। ठीक है, मगर यही जब हमारे पास स्किन से जाएगा टू द ब्लड तो हमारे पास ज़ायरी सिंड्रोम आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लो ग्रेड टी सेल ल्यूकीमिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास लैब्स आ जाती हैं सब लिम्फोमास की, जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमास की लैब्स में CBC RFTs करवाने। LDH ज़्यादा होगा तो पुअर प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि इट इंडिकेट्स इंक्रीज सेल टर्नओवर। जितना ज़्यादा सेल हमारे पास टर्नओवर ज़्यादा होगा तो LDH इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है वो CT पेट स्कैन है। CT हम यूजली यूज़ करते हैं फॉर स्टेजिंग। इसमें हमने ऑन क्यों बोला मैंने एन आर्बर सिस्टम यूज़ करना होता है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या होगा, सिर्फ एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मैं इसके वैसे एक डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पर। देखो, ये अगर पेशेंट है, ठीक है, और ये एक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा तो स्टेज 1 हो गया। ठीक है, अगर एक ये हमारे पास मिड लाइन हमेशा इतनी घटिया क्यों होती है, ये हमारे पास मिड लाइन है। ठीक है, दैट नॉट लुक लाइक मिड लाइन, व्हाई इज नॉट माय मिड लाइन नॉट मिड लाइनिंग। ओके, ये हमारे पास मिड लाइन डायफ्राम की। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही साइड पे दो जगह लिम्फ नोड्स इफेक्ट हो गए तो ये स्टेज 2 हो गया, 2 या मोर या 2 या 3 या 4 जितने भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्टेज 2। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों साइज ऑफ मतलब कि दोनों बोथ साइज पे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये होगा स्टेज 3। और अगर हमारे पास लिम्फ नोड से बाहर निकल गई ये बात और हमारे पास एक्स्ट्रा लिम्फ मतलब कि हो गया लिवर या बोन मैरो में चले गया तो फिर होगा स्टेज 4। ठीक है, और ग्रेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, लिम्फ नोड बायोप्सी और बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। हाई ग्रेड हमारे पास पेट ये हैं और लो ग्रेड हमारे पास बाकी सारे जितने भी हैं वो हैं। ठीक है, और इसमें बस याद रखना कि हमारे पास जो इसका भी वैसे मैंने लिखा था अच्छा एक और भी रेजिमेंट होती है मगर मैंने यहाँ लिखी भी नहीं है, मैं देख के बताती हूँ। मगर एक जो रेजिमेंट याद रखने के लिए वो आर्ट-चॉप रेजिमेंट है, जो कि ज़्यादा ब्रेकेज और DLCBL के साथ होती है और वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट बाकी मेरे ख्याल से वो हॉजकिन लिम्फोमा की रेजिमेंट थी दूसरी वाली। ठीक है, बाकी यही है सारा कुछ। और ये जो स्टेजिंग है ना, ये दोनों के लिए, हॉजकिन के लिए भी और नॉन हॉजकिन के लिए भी यही स्टेजिंग। ठीक है, क्योंकि दोनों में लिम्फ नोड्स ही इफेक्ट हो रहे होते हैं ना। हाँ, और इसका जो डिफरेंस है ना वो हम देख लेते हैं। You're gonna have to wait with me for a bit because I don't know where it is. Yeah. ओके, सो जो हॉजकिन दोनों में वैसे 20 साइंस होते हैं। ठीक है, 20 साइंस मतलब कि लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस। ठीक है, तो ये दोनों में होते हैं। तो लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस दोनों में होंगे। मगर याद है ना कि नॉन हॉजकिन की बात करते हैं क्योंकि हमने अभी नॉन हॉजकिन की बात की है। ठीक है, इसमें मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्व भी होगी, मतलब कि हमारे पास लिवर वगैरह जो है बोन मैरो वगैरह वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नोड से बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जाहिर सी बात है, एक तो मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स्ट्रा नोडल भी है और हमारे पास स्प्रेड भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये इसके ज़्यादा होते हैं। दूसरा हमारे पास याद है कि नॉन कॉन्टेजियस स्प्रेड का होता है कि लोकलाइज नहीं है, स्प्रेड करता जा रहा है। ठीक है, दूसरा याद है कि मेजॉरिटी बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, रेयरली टी सेल्स। क्योंकि देखो हमने बी सेल्स कितनी ज़्यादा पढ़ी और टी सेल्स की सिर्फ 2 पढ़ी हैं, तो टी सेल्स लीनेज बहुत कम इन्वॉल्व होती है, ज़्यादा हमारे पास बी सेल्स की होते हैं। ठीक है, कैन अकर इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, हमने बड़ा बताया कि बर्किल लिम्फोमा इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, बाकी हमारे पास सारे एडल्ट्स में थे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इट कैन अकर इन बोथ। ठीक है, और इट में भी एसोसिएट विद ऑटोइम्यून डिजीज़। हमने कहा था ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारे पास मार्जिनल जोन था जो कि हमें यहाँ पढ़ा था, शॉकरांस और क्रॉनिक गास्ट्राइटिस वगैरह। ठीक है, और क्या कहते हैं वी कैन बी एसोसिएटेड विद HIV, EBV और HTLV। HIV और EBV से हमने एसोसिएट क्यों पढ़ा था ये वाला। ठीक है, प्राइमरी सेंटर ये, और HTLV के साथ हमने T सेल वाला पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। एक तो ये कि हमारे पास इसमें डिफरेंट एसोसिएशंस हैं। कौन कौन सी एसोसिएशंस हैं भाई, इसमें हमारे पास आ जाते हैं क्या कहते हैं, हाँ, ऑटोइम्यून और इन्फेक्शंस वायरल में HIV, EBV, HTLV और ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, चिल्ड्रन एडल्ट दोनों में हो सकता है, बी सेल इन्वॉल्व करता है और इसके हमारे पास एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड होता है, नॉन कॉन्टेजियस स्प्रेड होता है, मल्टीपल नोड्स को इन्वॉल्व करता है वर्स्ट प्रोग्नोसिस के साथ। ठीक है, मगर जो हॉजकिन है ना वो हमारे पास लोकलाइज होता है, यूजली सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ नोड्स में होता है। ठीक है, और हमारे पास इसके कॉन्टेजियस स्प्रेड जो होता है क्योंकि इसकी कॉन्टेजियस स्प्रेड होता है कि एक एक करके नोड को इन्वॉल्व करता है, तो हम इसकी स्टेजिंग कर सकते हैं और स्टेजिंग से हमारे पास सबसे अच्छा प्रेडिक्टर होता है
ऑफ प्रोग्नोसिस और सबसे बेटर प्रोग्नोसिस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास लोकलाइज्ड भी और सिंगल ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय स्टर्नबर्ग सेल्स, वो कुछ भी ना समझ, बस हॉजकिन बस इतना ही बता देंगे ना, तो बस याद रखना कि हॉजकिन लिम्फोमा है। बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या तो बहुत छोटी एज में होगा या बहुत बड़ी एज में होगा, ठीक है। तो हमें जनरल सोने में होता है, या तो बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हॉजकिन होगा, ठीक है। और सिर्फ EBV के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो अगर हॉजकिन देखना भी है तो वो देख लो कि रीच स्टमक सेल्स होंगे, ठीक है। हमारे पास CD15 CD30 बी सेल्स होंगे, ठीक है। याद रखना कि 2 आउट होते हैं तो 1530 हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं ये सारी, मगर देखो उसका भी लिटरली कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि क्या है, बस याद रखना कि मिक्स सेलुलैरिटी में यूज़िनोफिलिया होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है। नोडुलर स्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, रिच का बेस्ट प्रोग्नोसिस, डिप्लीट का वर्स्ट प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली, ठीक है। और ये ज़्यादा हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होगा, ठीक है। तो ये दोनों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, ये मोस्ट कॉमन टाइप और ये हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो बस इतना याद रख लोगे कि हॉजकिन में रीच स्टमक सेल्स हैं और साथ में गुड प्रोग्नोसिस है, और हमारे पास इसकी बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी काफ़ी है। और नॉन हॉजकिन का वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, और इसमें हमारे पास एडल्ट्स और वो दोनों होते हैं, और हमारे पास एसोसिएशंस क्या हैं।